लेटरल एंट्री का प्रयोग 4 साल पहले भी सरकार कर चुकी है अपने पिछले कार्यकाल में, लेकिन इस लेटरल एंट्री का सीधे 45 पदों के लिए विज्ञापन निकालना और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर ये नियुक्तियां हो जाती तो आगे फिर दूसरी वैकेंसीज निकाली जाती। लेकिन ये सबसे बड़ा आरोप था कि आप इन पदों पर नियुक्तियां दे रहे हैं, सीधी नियुक्तियां, जिसपे आरक्षण को सीधे सीधे खत्म करने की कोशिश है। तो इसको लेकर काफी विरोध हुआ और जो सहयोगी दल है, प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी, वो इस कदम का विरोध कर रही है। इस स्थिति में सरकार ने एक बार फिर यू टर्न लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। केंद्र सरकार को एक बार फिर यू टर्न लेना पड़ा। यूपीएससी ने यानी संघ लोक सेवा आयोग ने ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इन स्तरों पर सीधी नियुक्ति के लिए 45 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला 17 अगस्त को, 3 दिन पहले। और उसमें यह हुआ कि जो निजी क्षेत्रों से आने वाले कोई भी व्यक्ति इसमें एप्लीकेंट हो सकते हैं और उसके बाद उसकी प्रक्रिया होती कि इंटरव्यू होना है, कि लिखित परीक्षा होनी है, कि किस तरह से उनका सिलेक्शन होना है। वो सीधे तौर पर नियुक्त हो जाते उन विभागों में। किन पदों पर? ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी। इसी को लेटरल एंट्री कहते हैं। लेटरल एंट्री इसलिए क्योंकि इन पदों पर वो लोग पहुंचते हैं जो वरिष्ठ आईएएस होते हैं या आईआरएस होते हैं, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से चयनित होकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इन पदों पर पहुंचते हैं। उसके बाद कई प्रमोशंस के बाद एक 18-20 साल की नौकरी के बाद इन पदों पर पहुंचते हैं। लेकिन उन पदों पर सीधी भर्ती के लिए ये विज्ञापन निकाल दिया गया। इसे लेटरल एंट्री कहते हैं। लेटरल एंट्री का प्रयोग 4 साल पहले भी सरकार कर चुकी है अपने पिछले कार्यकाल में भी, उसकी चर्चा अभी करेंगे। लेकिन इस लेटरल एंट्री का सीधे 45 पदों के लिए विज्ञापन निकालना और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर ये नियुक्तियां हो जाती तो आगे फिर दूसरी वैकेंसीज निकाली जाती। तो इनको लेकर बड़ा विरोध हुआ। विरोध करने वालों में केवल विपक्षी पार्टियां ही नहीं थीं, तमाम दूसरे संगठन ही नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग दे रही जो उसकी एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड है, लोक जनशक्ति पार्टी है, इन पार्टियों ने भी तीखा विरोध किया इस प्रक्रिया का, इस कदम का, कि सीधे नियुक्ति आप कैसे दे रहे हैं जिसमें किसी तरह से आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे तो और भी आरोप है, लेकिन ये सबसे बड़ा आरोप था कि आप इन पदों पर नियुक्तियां दे रहे हैं, सीधी नियुक्तियां, जिसपे आरक्षण को सीधे सीधे खत्म करने की एक कोशिश है। तो इसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ और विरोध के बाद फिर केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखा कि इसको फिलहाल कैंसिल कर दिया जाए। और उसको यूपीएससी ने तुरंत ही, कुछ देर के बाद ये भी खबर आई कि यूपीएससी ने उस विज्ञापन को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। अब बाद में इन पे आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करके और फिर इन वैकेंसीज को निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया जिसमें 45 पदों पर जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के पदों पर सीधी भर्तियां करने की कोशिश कर रही थी सरकार। कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि इन पदों के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म करने का आरोप तो है ही। राहुल गांधी ने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण जिनको मिल रहा है उनका हक मारा जा रहा है, और दूसरे बड़े पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों को या कॉरपोरेट से जुड़े लोगों को, खास तौर पर जो 2 कॉरपोरेट घराने हैं, अंबानी और अडानी घराने, इनके लोगों को, इनके यहाँ काम करने वाले लोगों को, नौकरियाँ करने वालों को इन पदों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है इस लेटरल एंट्री के माध्यम से। बड़ा आरोप लगा, लेकिन चूंकि अब विपक्ष, जाहिर सी बात है कि 237 लोकसभा सांसदों वाला विपक्ष है, सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 240 सदस्य हैं, सबको मिला लिया जाए तो 290-91 सदस्य होते हैं।
और उनमें भी जो सहयोगी दल है, प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी, वो इस कदम का विरोध कर रही हैं। इस स्थिति में सरकार ने एक बार फिर यू टर्न लिया और इस लैटरल एंट्री की जो कोशिश की जा रही थी, इसके माध्यम से यूपीएससी ने जो वैकेंसीज निकाली थी उसको कैंसिल करने का उसने एक प्रस्ताव दिया, जिसको यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया। तो ये एक बड़ा एक असर दिखाई पड़ रहा है कि 303 सीटों वाली जो भारतीय जनता पार्टी थी, जो फैसले इस तरह के ले लिया करती थी कि फैसले लेते समय भी नहीं किसी की सुनती थी और फैसले लेने के बाद भी किसी की नहीं सुनती थी, चाहे जितना उस पर आंदोलन हो, चाहे जो हो। हालांकि किसान आंदोलन को वापस लेना पड़ा था, किसान आंदोलन के बाद कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को कभी तवज्जो न देने वाली वही भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने 240 सीटों पर समेट दिया और एक मजबूत विपक्ष तैयार कर दिया, उस विपक्ष के आगे अब तमाम ऐसे फैसले जो जन विरोधी हैं या जिनमें जनता का फ़ायदा नहीं है, ऐसे फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। इससे पहले आपने देखा कि कैसे वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार ले आई, लोकसभा में पेश कर दिया। विरोध पहले से हो रहा था। विरोध उसका इस लेवल पर हुआ कि सरकार उसी तरह से अभी भी बिल पास कराने की कोशिश कर रही थी, बिल लाने की कोशिश कर रही थी जिस तरह से वो पिछले 10 साल में करती रही। लेकिन जैसे ही उठ खड़ी हुई उसकी तीनों सहयोगी पार्टियां और उसका विरोध करने लगी, उसको देखते हुए लोकसभा में तो पेश कर दिया, लेकिन उसको जेपीसी को सौंप दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, यानी एक तरह से कह लीजिए कि वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद एक और विधेयक लाने की तैयारी में थी, ब्रॉडकास्ट बिल, प्रसारण विधेयक, जिसके जरिए सोशल मीडिया चैनल्स पर नकेल लगाने की कोशिश की जा रही थी, लोगों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने की, उस पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उसका भी भारी विरोध हुआ और आखिरकार सरकार ने उसको भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी उसकी समीक्षा करेगी और फिर उसको लाने का प्रयास करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के अभी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी फिलहाल उसको दोबारा लाने की उम्मीद, ऐसा सरकारी सूत्रों से पता चल रहा है कि वो उस विधेयक को अब दोबारा लाने का प्रयास ये नहीं करेगी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिन पर अब ये सरकार उस तरह से फैसले लेने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें तुरंत नाकाम होती दिखाई पड़ रही हैं। और जैसे ही उसको ये डर लग रहा है कि किसी भी स्थिति में अगर हम इसमें कदम आगे बढ़ाए तो हमारी सहयोगी पार्टियां समर्थन वापसी कर सकती हैं, समर्थन वापस ले सकती हैं, सरकार को समर्थन देना बंद कर सकती हैं, जिसका परिणाम होगा सरकार चली जाएगी। तो सत्ता के इस मोह ने सरकार को किस स्तर पर ला दिया है, किस स्थिति में पहुंचा दिया है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। यानी अब सरकार उस तरह से मनमानी नहीं कर पा रही है और शायद आगे कर भी नहीं पाएगी जिस तरह से वो पिछले 10 साल में करती रही। क्योंकि 2 कार्यकाल में सरकार एनडीए की ही थी, लेकिन 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को अकेले पूरा बहुमत मिला हुआ था, स्पष्ट बहुमत। और 2019 के चुनाव में तो 303 सीटें उसके पास थी, इसलिए जो फैसले वो चाहती थी सहयोगी दलों को बताने का कोई मतलब नहीं था, उनकी राय तक नहीं ली जाती थी और पूछा नहीं जाता था। विपक्ष की बात तो, कंसल्टेशन की बात तो छोड़ ही दीजिए। इस तरह की स्थितियों में 10 साल सरकार चली, लेकिन अब उसका जो ये अल्पमत की सरकार है और मजबूत विपक्ष जो जिस तरह से प्रतिरोध दिखा रहा है अपना, उसका असर ये दिख रहा है कि सरकार मनमाने फैसले नहीं ले पा रही है और आगे भी नहीं ले पाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लैटरल एंट्री के माध्यम से जिस तरह से अपने लोगों को, प्राइवेट लोगों को और तकनीकी विशेषज्ञता के नाम पर उनको भर्ती कर देने का प्रयास चल रहा था, इतने सीनियर लेवल पोस्ट पर जहां 18-20 साल की नौकरी करने के बाद आईएएस अधिकारी जिन पदों पर नियुक्त होते हैं, वहां की नियुक्ति वो सीधे लाकर अपने लोगों को कर सकती थी। आईएएस की तैयारी करने में लोग जी जान लगा देते हैं, तब कहीं जाकर सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद इतने दिन तक वो करीब 2 दशक तक वहाँ नौकरी करते हैं तमाम पदों पर रहकर, तब उन पदों पर पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ सीधे अपने लोगों को लाने का प्रयास किया जा रहा था। तो अभी फिलहाल उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आप कल्पना करिए, 2018 में भी वैकेंसीज निकली थी और 9 लोगों की भर्तियाँ की गई थी। कल्पना कीजिए कि ये वैकेंसी अगर
तब निकाली गई होती? क्या किसी विपक्षी दल की बात सुनी गई होती? उनका विरोध सुना गया होता? क्या सहयोगी दलों का विरोध सुना गया होता? क्या सहयोगी दलों की इतनी हिम्मत पड़ती कि वो इस तरह से मुकर होकर विरोध करते? नहीं करते, क्योंकि पिछले 10 साल में कभी नहीं किया। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो विपक्षी दल तो अपनी जगह है, लेकिन जो सरकार के सहयोगी दल भी हैं उनकी भी एक अहमियत है। सरकार को पता है कि अगर ये हमसे खिसक गए, दूर चले गए, तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी सरकार सत्ता से चली जाएगी। तो इस स्थिति में सत्ता बचाए रखने के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक यू टर्न ले रहे हैं, ये दिखा रहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती का क्या मतलब है और अल्पमत की सरकार कैसे काम करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।